हेलो स्टूडेंट्स। ओम फिजिक्स सेंटर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आज भारतीय इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास का लेक्चर 2 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम भारत के बारे में आपको बताए थे कि भारतीय इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और उसमें हम आपको बताए थे कि हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से। तो आधुनिक भारतीय इतिहास का जो शुरुआत होता है वो आपका भारत में यूरोपियों के आगमन से होता है। भारत में यूरोपियों के आगमन से होता है। और आपको पता है कि भारत में सबसे पहले मुगल का जब सत्ता का अंत हो रहा था तो उस समय यूरोप से कई सारे नाविक आए, उसके बाद कंपनियां आईं और फिर वो धीरे धीरे हमारे देश पर शासन करने लगे। तो ये आपको जानना चाहिए कि ये सारे जो कहानियां हैं, ये सारे जो इतिहास है, ये घटनाएं कब की हैं। तो आज हम उसी को विस्तार से आपके सामने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर यूरोप कहाँ पर है। आपको मैप में पहले हम थोड़ा सा एक रफ मैप करके दिखाते हैं कि यूरोप कहाँ है, और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं कि यूरोप इंडिया क्यों आए, अगर इंडिया है तो सबसे पहले फिर कौन वो 3 नाविक थे। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन 3 नाविक थे जो यूरोप से भारत को खोजने निकले थे। 3 निकले थे भारत को खोजने, लेकिन सफलता एक को मिला। उसके बाद कौन कौन देश आए, कौन सा देश पहले आया, और फिर कौन सी कंपनियां भारत में आई। और उसके बाद हम बात करेंगे फिर पुर्तगाली के बारे में, फिर अंग्रेजों के बारे में, और जितने भी पुर्तगाली देश आए हैं सबके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मैप को देखेंगे तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। और यहाँ के बाद अगर आप जाएंगे तो ये आपका साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर आपका इजराइल, ये तुर्की है, ये आपका इजराइल है, यहाँ पर ये तुर्की है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैप एक रफ मैप हम आपके सामने बना रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद इधर जब आप बढ़ेंगे, ये यहाँ पर भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, यहाँ पर भूमध्य सागर है, और यहीं पर आपके ये यूरोप है आपका। तो यूरोप में यहाँ पर आपका ये पुर्तगाल है और ये आपका स्पेन है। उसके बाद अगर आप इधर बढ़ेंगे, अटलांटिक महासागर है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको है नॉर्थ अमेरिका, और उसके नीचे यहाँ पर आपका है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। अब मैप को पहले आप समझिए, ये भारत है, और ये भारत से यूरोप जाने के लिए पहले स्थल मार्ग थे। स्थल मार्ग से ही लोग जाया करते थे। जब यूरोपीय इंडिया आते हैं, यूरोप से जब देश इंडिया आते हैं, तो आने के पीछे क्या कारण था उसको जान लीजिए। क्यों आए, इसका आंसर यही है कि भारत से व्यापार बहुत पुराना था यूरोप का, और जब भारत से सामान जाता था यूरोप तो ये स्थल से जाता था, लैंड वाले एरिया से जाता था। और यहाँ पर आपको पता है ये अरब सागर है, यहाँ ये अरब सागर। भारत के नीचे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। इधर आपका है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इसके बाद आप देखेंगे तो इधर आपको नॉर्थ एशिया के नॉर्थ ईस्ट वाले कंट्रीज हैं, जो आपको म्यांमार हो गया, और सारे यहाँ थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब इधर मिले। घटना घटती है कि जब यहाँ पर यूरोप में सबसे पहला कारण था कि यूरोप में व्यापार जो भारत से होता था वो सबसे पहले मसाला का होता था, मसाला का होता था। मसाला यहाँ से भारत से यूरोप जाता था, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप जो है वो बहुत ठंडा क्षेत्र है,
वहां लोग मांस खाते हैं और मांस में जब मसाला लगा करके खाना शुरू किए तो उनको बहुत टेस्टी लगा, इसलिए वो लोग भारत के मसालों के बहुत प्रेमी हो गए थे। तो भारत से जो मसाला जाता था वो ऐसे इजराइल तुर्की होते हुए जाता था। लेकिन तुर्की पर सबसे पहला जो कारण है, तुर्की पर उस्मानिया सल्तनत का, उस्मानिया उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया। और कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी। उस्मानिया सल्तनत का जब इस पर अधिकार हो गया तो वो जो है स्थल मार्ग को बंद कर दिया। जब स्थल मार्ग को बंद कर दिया, उससे क्या हुआ कि अब यूरोप को इंडिया से मसाला ले जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता की खोज करना जरूरी हो गया। जब यहां पर उस्मानिया सल्तनत आक्रमण किया तो ये रास्ता को बंद कर दिया। अब यूरोप में जो मसाला जा रहा है, मुख्यतः मसाला जाता था, तो मसाला जो जाता था वो तो रास्ता बंद हो गया। अब ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा का पूरा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। ये यहां पर जो आप देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है, तो पानी वाला क्षेत्र है ये। जब ये रास्ता बंद हुआ तो उनको वैकल्पिक रास्ता ढूंढने के लिए वो निकल गए भारत को खोजने। पहले यहां के व्यापारी बीच वाले को देते थे सामान और ये लोग पहुंचाते थे यहां। ये डायरेक्ट यहां से सामान नहीं ले जाते थे। लेकिन जब ये रास्ता बंद हुआ तो अब इनको यहां पर पहुंचना था, तो उसके लिए वैकल्पिक रास्ता खोजने के लिए उस्मानिया सल्तनत का तुर्की पर अधिकार होना, तुर्की पर अधिकार, ये दो कारण। तीसरा आप ये समझेंगे क्यों का जवाब यहां, चूंकि हम मैप इसके बाद हम अभी साफ करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। तीसरा कारण ये था उनका कि दिशा सूचक यंत्र का खोज हो चुका था। दिशा सूचक यंत्र का खोज हो गया यूरोप में। यानी कि समुद्र में जब आपको रास्ता, समुद्र में नाव से चलना है तो चूंकि दूर दूर तक कोई लैंड आपको दिखाई देता नहीं है, उस केस में समझ में नहीं आता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा वहां पर पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण के कारण वहां पर दिशा सूचक यंत्र का खोज हो गया। यूरोप में पुनर्जागरण होना, यूरोप में पुनर्जागरण होना, तो दिशा सूचक यंत्र का जब खोज हो गया और जब उनको वैकल्पिक रास्ता ढूंढना पड़ा, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया तुर्की पर, तब यहां से 3 नाविक निकलते हैं पुर्तगाल से, स्पेन से। और वो 3 नाविक हैं यहां पर। सबसे पहले कौन कौन नाविक यहां पर निकलते हैं, तो ये 3 नाविक आप याद रखेंगे, नोट्स भी बनाते चलेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज 1486 ईस्वी में भारत को खोजने निकलता है। उसके बाद अब जब ये भारत को खोजने निकलता है तो इस रास्ते ये निकलता है भारत को खोजने के लिए, लेकिन समुद्र में चलते जब ये साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, यहां पहुंच करके अब ये लौट जाता है, क्योंकि फिर इसको इधर पानी ही नजर आ रहा था, पूरा समुद्र था, थक चुका था। यहां तक पहुंचने के बाद ये लौट गया और इस जगह को, दक्षिण अफ्रीका के जिस स्थान तक ये पहुंचता है, उसका नाम दिया केप ऑफ गुड होप। ये ध्यान रखेंगे। तो कहा जाता है आपके एग्जाम में कोई बार्थोलोमियो डियाज साउथ अफ्रीका के सबसे दक्षिणी साउथ छोर पर पहुंचता है और उस साउथ छोर का नाम क्या दिया, केप ऑफ गुड होप। आप अगर मीनिंग सेंटेंस समझ रहे होंगे तो एक आशा की किरण, इस तरह का एक आशावादी सोच के साथ ये नाम दिया इसका। और ये लौट गया। जब ये लौटा तो फिर दूसरा नाविक प्रयास करता है और वो दूसरा नाविक है कोलंबस। अब कोलंबस फिर से भारत को खोजने के लिए
पुर्तगाल से, यूरोप से निकलता है। और ये कोलंबस 1400 आपको 92 ईस्वी में यूरोप से इंडिया खोजने के लिए निकलता है, लेकिन इसने फिर से रास्ता भूल गया और जिसको जाना था, इंडिया को खोजना था, और ये इधर पहुंच जाता है और साउथ अमेरिका को खोजता है, अमेरिका को खोज देता है। और यहां पर पहुंचने के बाद, कैरेबियाई देश के पास इधर पहुंचने के बाद, ये यहां पर वेस्ट इंडीज नाम देता है। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज नाम दिया। इसे लगता है कि हम इंडिया को ढूंढ लिए, क्योंकि पहले लोग कोई एक दूसरे को, लैंड जो था बहुत दूर दूर था, बीच में समुद्र था, लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को। जब ये पहली बार यहाँ आया और जब लैंड एरिया मिला तो इसको लगा कि हमने भारत को खोज दिया है। और चूंकि भारत इसको मिला किधर, वेस्ट में मिला। यहां से आप इधर देखेंगे तो वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो वेस्ट में इंडिया मिलता है इसको, और ये नाम देता है कि ये वेस्ट इंडीज है। लेकिन बाद में पता चला कि हमने इंडिया को नहीं ढूंढ पाया। तो पहला बार्थोलोमियो डियाज निकलता है, फिर कोलंबस निकलता है इंडिया को खोजने। उसके बाद फिर से बार बार प्रयास यूरोप कर रहे थे, भारत तक पहुंचना था, उनको टेस्टी मांस बनाकर खाना था, बिना मसाला के बढ़िया मांस बनेगा नहीं। तो उसके लिए फिर एक नाविक वहां से चलता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत पहुंचने में सफल हो जाता है और यहां से भारत वो वास्को डी गामा पहुंचता है और भारत के केरल के तट पर पहुंचता है। यहां से वास्को डी गामा, चूंकि केप ऑफ गुड होप उसको पता था, बार्थोलोमियो डियाज बता चुका था। यहां के बाद वो फिर से प्रयास करता है और केरल के तट पर पहुंचता है। और जब वास्को डी गामा इंडिया पहुंचता है तो वो समय याद रखना है 1498 है। तो 1498 में यहां पर वास्को डी गामा पहुंच जाता है। जब ये यहां पर पहुंचता है तो यहां एक मुस्लिम व्यक्ति इसको स्वागत करता है, अब्दुल मजीद, ये नाम आप याद रखेंगे। अब्दुल मजीद नाम का मुस्लिम व्यक्ति जो स्वागत किया किसको, वास्को डी गामा को। चूंकि क्या है कि भारत के लोग भी, चूंकि व्यापार ठप पड़ा था, इधर से मसाला यूरोप जा नहीं रहा है, यहाँ के व्यापारी लोग भी इंतजार में थे कि यूरोपीय कब आते हैं। और जब ये यहाँ वास्को डी गामा इंडिया पहुंचता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और ये अब्दुल मजीद उसको बहुत स्वागत करता है। तो इस तरह से 3 नाविक इंडिया खोजने निकलते हैं, जिसमें भारत को खोजता है कौन, वास्को डी गामा। और ये बात आपको ध्यान रखना है, भारत कहीं भूला हुआ नहीं था, लेकिन यूरोप वाले लोग बोलते हैं कि यूरोप के लिए भारत को ढूंढा गया है। लेकिन आज हम लोग भी अपनी हिस्ट्री में यही बात बोलते हैं कि भारत को किसने खोजा, तो वास्को डी गामा खोजा। ऐसा नहीं है कि भारत भूला हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जब यूरोपीय यहां पर आ गए तो यहां आने के बाद अब कौन कौन देश यूरोप से आते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। अब यूरोप से जो देश आ रहे हैं, कौन कौन देश आए, तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है कि यूरोप से आने वाले देशों में पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, फिर डेनिश, फिर आपको अंग्रेज, फिर आपको डच आते हैं। यहां पर आप ये ध्यान रखें, पुर्तगाली के पास बाद आपके डच आए थे, डच, और तब यहां पर डेनिश आया था। ठीक है, डेनिश, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो आपको क्रम पूछ देगा एग्जाम में कि पुर्तगाल, यूरोप से इंडिया आने वाले कौन कौन से देश थे, तो आप याद रखेंगे PDEDFS। पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से इंग्लिश, डी से डेनिश, एफ से फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो ये वो क्रम है जिससे देश इंडिया आए थे, जो नाविक इंडिया आए थे, ये याद रखिएगा। नाविक, कौन से नाविक, किस देश के नाविक सबसे पहले भारत पहुंचे, तो ये आपको नाविक का क्रम है, कौन कौन नाविक इंडिया में आए थे। उस कंपनियां
पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश इंडिया आते हैं। तो हम लोग ये देख लिए कि क्यों यूरोपीय लोग आए, मसालों की आवश्यकता, दूसरा नए स्थल मार्ग का खोज, नई दिशा सूचक यंत्र का खोज, यूरोप में पुनर्जागरण होना, यूरोप में पुनर्जागरण होना। उसके बाद 3 नाविक इंडिया आए, वो 3 नाविक के नाम आपको बता दिए, बार्थोलोमेओ डियाज, कोलंबस और फिर वास्को डी गामा। कौन देश आते हैं पहले, तो देश से चलने वाले नाविक आपके कौन कौन है, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। कौन कौन कंपनियां भारत में आती हैं, तो ये याद रखिएगा PEDDFS, ऐसे आप याद रखेंगे PDEDFS कंपनियां। थोड़ा सा यहां पर नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे है और कंपनियों में PEDDFS आते हैं। अब सबसे पहला बात कि जो पुर्तगाली आता है, अब वो पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले कि जो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई, समझे कि नहीं, 1503 में आती तो है सबसे पहले, लेकिन जाता भी है सबसे बाद में। और आपको पता होगा 1961 में गोवा से ये यहाँ से छोड़ कर गए हैं पुर्तगाली। तो गोवा को पुर्तगालियों की खिड़की कहा जाता है, संस्कृति की खिड़की गोवा को कहा गया है। अब यहां पर सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम पुर्तगाली की बात करें, पुर्तगाली, तो पुर्तगाली से सबसे पहले आपको जो वहां का सबसे एग्जाम में आपसे पूछेगा वहां राजा कौन था, तो हेनरी द नेविगेटर था। हेनरी द नेविगेटर, नेविगेटर पुर्तगाल का जो राजा था, जिसमें पुर्तगाली नाविक भारत आया, उसमें पुर्तगाल का राजा कौन था, हेनरी द नेविगेटर। चलिए, दूसरे आपको याद रखना है कि जिस कंपनी को राजा ने बनाकर भारत में व्यापार करने के लिए भेजा था, उस कंपनी का नाम क्या था, तो कंपनी का नाम आप याद रखेंगे, कंपनी का नाम है एस्टाडो, एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द इंडिया कंपनी का नाम है, ये याद रखेंगे। तो राजा हेनरी द नेविगेटर, कंपनी का नाम है एस्टाडो द इंडिया। कौन नाविक पहले आया, तो पहला नाविक कौन आया, तो आपको पता है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा आता है, वास्को डी गामा आता है। और ये दोबारा 1503 में आता है। आपको पता है कि इसने खोजा 1498 में पहली बार भारत आया। फिर उसके बाद यहाँ से कहा जाता है कि जब ये वास्को डी गामा भारत से मसाला लेकर के यूरोप पहुंचता है, तो यूरोप में ये 20 गुना ज्यादा मुनाफा कमाता है। और जब यूरोप में इस बात को लोग जाने, तो वहां से लोग काफी संख्या में व्यापारी भारत की ओर मूव कर गए। और फिर वहां से कंपनी भी जब इस बात को सुनी, राजा सुना, तो एक कंपनी बनाया एस्टाडो द इंडिया, और फिर से वास्को डी गामा को ही भेजता है। तो सेकेंड टाइम जब वास्को डी गामा इंडिया आता है, तो वो कब आया, 1503 में। और एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि भारत में वास्को डी गामा की मौत हो जाती है, और इसको पहला व्यक्ति था जो विदेशी था जिसको भारत में मच्छर के काटने से मौत हुआ था, मलेरिया से, ये याद रखिएगा। वास्को डी गामा का जो मौत हुआ था भारत में, वो मलेरिया के कारण हुआ था, और भारत में 2021 में मलेरिया का वैक्सीन बना। तो आप समझ सकते हैं 1503 में आता है, और फिर यहीं पर उसको मलेरिया से मौत हो जाता है। तो राजा हेनरी द नेविगेटर, कंपनी एस्टाडो द इंडिया, पहला नाविक वास्को डी गामा इंडिया आया। अब यहाँ पर जब कंपनी आती है तो उसके साथ गवर्नर आते हैं। तो सबसे पहला जो गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखिएगा। ये भारत में पुर्तगाली का सबसे पहला गवर्नर था। गवर्नर का मतलब क्या था, ये ध्यान रखेंगे। गवर्नर का मतलब ये होता था कि एक तरह से कंपनी का सीईओ, आज जो आप समझते हैं कंपनी का सीईओ जो होते हैं, उस समय गवर्नर कहलाते थे। और पुर्तगाली कंपनी का पहला जो गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसका आप समय काल याद रखेंगे 1530
3 से लेकर के या 5 कह लीजिए, बीच में ये 5 से आता, 5 से लेकर के 9 तक ये रहा था भारत में गवर्नर जनरल। जब ये भारत में गवर्नर रहा पुर्तगाली कंपनी का, तो ये कुछ भारत में नियम कानून लगाया, और सबसे जो इसका पहला नियम था वो आपका था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति, नीले जल की नीति। अभी नीले जल की नीति क्या है तो आप यहां पर समझेंगे। और ये नीले जल की नीति पुर्तगाली कंपनी का जो गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लगाया था। नीले जल की नीति एक ऐसी पॉलिसी थी पुर्तगालियों की जिससे ये इंडिया और यहाँ पर जो लोग नाविक आते थे, तो यहाँ पर पुर्तगाली जो राजा था हेनरी द नेविगेटर, वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को बोलता है कि भारत के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर समुद्र से घिरा हुआ जो इलाका है, ज़्यादा से ज़्यादा किले बनाए जाए और मतलब कब्जा कर लिया जाए कि दूसरे देश का कोई भी नाविक यहाँ नहीं आए। और वही था आपका नीले जल की नीति, क्योंकि समुद्र का पानी नीला होता है और उसमें किले बनाने के लिए बोला गया था इसको। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किले बनाना, किला मतलब क्या था, फैक्ट्री का एक मतलब व्यापार केंद्र बना देना जहां पर हम पहले से कब्जा करके बैठे हुए। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन सा पॉलिसी लेकर आता है, नीले जल की नीति लेकर आता है, नीले जल की नीति लेकर आता है। तो गवर्नर जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आता है। उसके बाद अब यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब पुर्तगाली भारत में आते हैं तो सबसे पहले इनका जो फैक्ट्री है, पुर्तगालियों की सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो कोची में लगाया जाता है। कोची में, कोची जो है पहली फैक्ट्री लगाते हैं। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाए तो कोची में। कोची कहाँ है तो ये जो आप केरल के पास जगह देख रहे हैं यही कोची है। तो आपसे पूछ देगा कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी तो कोची में। उसके बाद 1515 में कोची के बाद, कोची को हटा करके कोची के बाद गोवा कर दिया गया था एक राजधानी भी। और ये निन्हो द कान्हू था। निन्हो द कान्हू के समय में निन्हो द कान्हू गवर्नर आया, उसने क्या कर दिया कि पुर्तगालियों की जो फैक्ट्री है उसको गोवा कर दिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद जो दूसरा गवर्नर आता है वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये याद रखेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए कोई भी जो आया था, वो जो विदेशी कंपनियां आई थी उसके कुछ गवर्नर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और वो गवर्नर कुछ यहाँ पर पॉलिसी, नीति और भारत में शासन करने के लिए कुछ अलग किया, और वो जो अलग किया था वो एग्जाम में आपसे पूछ देता है। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है और इसका जो कार्यकाल है ये 1509 से 1515 तक होता है। 1515 तक भारत में गवर्नर रहता है। ये जब भारत में गवर्नर रहता है तो यहां पर याद रखिएगा पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहलाया। ये वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली कंपनी का। मतलब ये बहुत ऐसे पॉलिसी लेकर के आया। उसने क्या किया, सबसे पहले यहां पुर्तगालियों की शादी करना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों की शादी इंडिया में कराना शुरू कर दिया, शादी भारत में कराया। अब चूंकि शादी जब यहां कराया तो लोग सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ गए पुर्तगाल से, तो ये इसने दिमाग लगा करके पुर्तगालियों की शादी कहां कराई, भारत में। इसके बाद ये क्या किया कि मलक्का और हारमुज जल संधि पर कब्जा कर लिया।
संधि पर कब्जा कर लिया, कब्जा किया, कब्जा किया, ये ध्यान रखेंगे। अभी मलक्का कहाँ है, हारमुज कहाँ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो जल संधि है मलक्का, वो है आपको इंडोनेशिया इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, मलेशिया के बीच है। तो ये इस पर कब्जा किया, मलक्का पर कब्जा कर लिया। हारमुज पर, हारमुज आपका ओमान और ईरान के बीच है, ओमान एवं ईरान के बीच है। जब हम मैप कराएंगे तो मैप में आपको हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये सब कहाँ पर है। तो ये आप याद रखेंगे, देश ओमान और ईरान के बीच हारमुज है, और मलक्का जो है आपका वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। उसके बाद इसने क्या किया, कार्ड्स अल्मेडा लेकर के आया। एक टैक्स था कार्ड्स अल्मेडा, कार्ड्स अल्मेडा, कार्ड्स अल्मेडा। आपसे पूछेगा कार्ड्स अल्मेडा क्या था। कार्ड्स अल्मेडा एक प्रकार का टैक्स था। ये जो एक टैक्स था जो जो दूसरे देश के नाविकों से लिया जाता था, नाविकों से वसूला जाता था, वसूला जाता था, वसूला जाता था। यानी कि इंडिया में ये आप देख रहे हैं, ये किले बना करके इन्होंने क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया। कोई भी दूसरे देश का या इनके अलावे कोई भी देश का जो नाविक होते थे, जो नाव व्यापारी आते थे, उनसे ये समुद्र में टैक्स लेते थे, और इस टैक्स को कार्टिज कहा जाता था, कार्टिज, कार्टिज कहा जाता था। इस टैक्स को कार्टिज कहा जाता था, और पूरी टैक्स वाली इस व्यवस्था को कार्ड्स अल्मेडा कहते थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, उसने एक कार्ड्स अल्मेडा लाया, शादी विवाह किया, और यहां पर मलक्का हारमुज जल संधि पर कब्जा कर लिया। ये बहुत सारा काम किया, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों की कहा जाता है। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गोवा को राजधानी कब बनाया इन्होंने। तो गोवा को राजधानी इन्होंने बनाया, तो गोवा को राजधानी कब बनाया, तो गोवा को इनकी राजधानी बना 1515 के में, जब यहां पर गवर्नर बनता है कौन, निन्हो द कान्हू, निन्हो द कान्हू, निन्हो द कान्हू जब यहां पर गवर्नर बनता है, तीसरा गवर्नर निन्हो द कान्हू। तो इसकी सबसे बड़ी यही देन है कि इसने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया। और आप याद रखेंगे कि पुर्तगाली संस्कृति की खिड़की गोवा को कहा जाता है, पुर्तगाली संस्कृति की खिड़की, खिड़की गोवा कहलाता है, गोवा को कहा जाता है। तो ये आपका क्या था, कौन राजा था पुर्तगाल का, कंपनी का नाम बता दिए, गवर्नर कौन कौन, तो आपको याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और आपका यहाँ पर निन्हो द कान्हू। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री, तो पहली फैक्ट्री आपको बता दिए कहाँ लगाया, कोच्चि में। कब लगाया, 1503 में लगाता है। अब यहाँ पर है कि ठीक है, पुर्तगाली भारत में आते हैं, तो इन्होंने भारत को क्या दिया। देखिए, दो संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे से कुछ न कुछ तो आदान प्रदान करती हैं। तो पुर्तगाली जब भारत में आते हैं तो कुछ नई नई चीजें भारत को दिए, और वो क्या क्या दिए तो देख लीजिए। सबसे पहला भारत को क्या दिया, तो सबसे पहले इन्होंने दिया भारत को जहाज की, जहाज रानी की तकनीकी इन्होंने दिया, जहाज रानी की तकनीक दिया, कैसे जहाज बनाना है। उसके बाद गोथिक स्थापत्य कला दिया, गोथिक स्थापत्य कला इन्होंने दिया। इन्हीं के साथ भारत में अफीम की खेती शुरू होती है, अफीम की खेती, अफीम की खेती। प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहले इन्हीं का देन है, प्रिंटिंग प्रेस 1556 के आसपास भारत में इन्होंने ही दिया भारत को। तो भारत को इनसे काफी चीजें मिली भी जब पुर्तगाली यहां पर आते हैं। अब है कि भारत में पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ,
अब यहां पर ध्यान देना है कि भारत से पुर्तगाली क्यों यहां से उनका क्यों पतन हो गया। तो पतन का कारण, तो पुर्तगालियों के पतन का क्या कारण है, अब ये समझ लीजिए। सबसे पहले इनका पतन का कारण था कि ईसाई मिशनरियों का कार्य यहां पर है। ईसाई, चूंकि ये ईसाई थे, ईसाई मिशनरी क्या करा रहे थे, यहां धर्मांतरण करा रहे थे। ईसाई मिशनरी यहां पर धर्मांतरण करा रहे थे। ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण कराने से यहाँ के लोग असंतुष्ट हो गए और इनसे जुड़ना बंद कर दिए। और चूंकि धर्म जो है, ये आपको पता है कि धार्मिक रूप से लोग बहुत कट्टर हो जाते हैं। अब आप जब आप अपने धर्म को प्रसार करेंगे तो लोगों में एक इन पर शंका जाहिर होने लगा और फिर इनको सहयोग करना यहाँ के लोग बंद कर दिए। तो पहला कारण यह था ईसाई मिशनरियों। दूसरा, कार्टिज जो व्यवस्था ये लोग लेकर आए, कार्टिज टैक्स, ये टैक्स के कारण कई देश इनके दुश्मन हो गए, कई देश दुश्मन बन गए। अब चूंकि भारत एक देश है, इससे व्यापार करने के लिए कई देश आते थे। अब ये लोग क्या किए कि भारत में जो है नीले जल की नीति लगा करके और कार्टिज जैसा टैक्स लगा करके दूसरे देशों को यहाँ परेशान करना शुरू कर दिए, उनसे टैक्स वसूलना कर दिए। तो कई देश इनके दुश्मन हो गए। तीसरा इनका क्या हो गया, इनको ब्राजील जैसा एक बड़ा देश उपनिवेशिक रूप में मिल गया। ब्राजील का उपनिवेशिक बना लिए। अब जब इनको इतना बड़ा देश, ब्राजील जैसा देश जब इनको उपनिवेश बनाए, तो इनका भारत पर ध्यान थोड़ा सा कम हो गया और इसी के साथ इनका जो सबसे बड़ा कंपटीटर था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई तो ये बहुत बड़ी कंपनी थी और बहुत मजबूत कंपनी थी, इससे भी इनका पतन हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आज हम लोग इस क्लास में चर्चा किए भारत में यूरोपियों का आगमन। ये हमारा सेकेंड वीडियो था आधुनिक भारत के इतिहास में, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। और कहीं कोई आपको अगर और भी कोई फैक्ट होगा तो आप कमेंट करेंगे, जरूर हम उसको आपको बता देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पुर्तगाली के बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का आगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अंग्रेजों के आगमन आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।